बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। शाहजहांपुर में होली को लेकर मस्जिद और मज़ारों को ढक दिया गया है। शाहजहांपुर में होली के दिन लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है और इसको लेकर शहर के करीब 40 मस्जिद मज़ारों को ढक दिया गया। मस्जिद मज़ारों पर रंग के छींटे ना पड़े, इसे लेकर एहतियातन ढक दिया जाता है। प्रशासन ने ऐसा कदम इसलिए उठाया है क्योंकि होली के रंग के दौरान कोई शरारती तत्व इबादतगाह पर रंग ना डाले। एसपी ने बताया कि शहर में निकलने वाले परंपरागत लाट साहब के 10 किलोमीटर मार्ग में पड़ने वाली सभी मस्जिदों और मज़ारों को काले प्लास्टिक और तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि होली का रंग ना पड़ सके। अभी से ड्रोन से छतों की चेकिंग की जा रही है। छतों पर कोई आपत्तिजनक सामग्री ना हो, अगर सामग्री मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और संभल के सीओ अनुज चौधरी के होली और जुमे को लेकर दिए बयान को लेकर सियासी घमासान मचा है। संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीओ पर बड़ा हमला बोला। कहा संभल सीओ को वर्दी पहनने का हक नहीं, वह कानून की वर्दी पहनकर ओछी बातें कर रहे हैं। वो एक पक्ष को धमका रहे हैं। जुमे के दिन मैं खुद संभल में मौजूद रहूंगा। कहता हूं कि जो व्यक्ति कानून की वर्दी पहनकर किस प्रकार की ओछी बातें करता है उनको नौकरी करने का कोई हक हासिल नहीं है। और पुलिस प्रशासन का मतलब ये नहीं है कि कितने जुमे उसमें आते हैं और होली कितनी बार आती है साल में। उनका मकसद है कि कोई भी त्योहार है तो वो सुकून के साथ, शांति के साथ, भाईचारा कायम रहे और वो मनना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर एक पक्ष को, एक समाज को धमका करके तुम अंदर रहने की बात कर रहे हो तो फिर तुम्हारा नौकरी करने का मतलब क्या बनता है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम समाज के त्योहार पहली बार एक बार आए। इससे पहले भी कई बार आए हैं और सुकून के साथ में होते हैं। कहीं कोई वो नहीं है। ये गलत एक राजनीतिकरण इसको दिया गया है। संभल सीओ के बयान पर अब बीजेपी महामंत्री दुष्यंत गौतम का बयान आया। उन्होंने कहा कि संभल के लोग शांति से होली मनाना चाहते हैं, मगर विपक्ष के नेता लगातार माहौल खराब करने में लगे हैं। उन्होंने कहा शांति अमन चैन बनाना उनका काम है और उन्होंने यही कहा है कि ठीक है, पहले आज होली बन जाने चाहिए, उसके बाद में आप जो जुम्मे की नमाज करते हैं उसको कर लीजिएगा। शांति अमन चैन बनाना के लिए अनेकों अनेक सुझाव आते हैं। एक सुझाव ये भी है उसके अंदर। मुझे लगता है कि वहाँ की जनता ने भी मन बना लिया है, मुस्लिमों ने भी मन बना लिया है। ये सही बात है। स्वार्थपूर्ण वातावरण के लिए और भाईचारे के लिए जरूरी है कि पहले होली बन जाए, उसके बाद में हम नमाज कर लेंगे। लेकिन ये राजनीतिक दल जो लोग अपनी रोटियां सीखना चाहते हैं, तुष्टीकरण के तहत अपने वोटों को साधना चाहते हैं, शांति नहीं रहना चाहते हैं, इनकी मंशा को सरकार जान गई है। इसलिए वो पुलिस पे आक्रमण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का होली और रमजान को लेकर एक विवादित बयान आया। इस बार होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ने पर मंत्री ने कहा कि सफेद टोपी वाले अगर नमाज के लिए घर से निकलें तो तिरपाल का हिजाब पहनकर निकले। जैसे होली पर मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया जाता है और महिलाएं हिजाब पहनती हैं, वैसे ही सफेद टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से नमाज पढ़ने के लिए निकलें, वरना घर पर ही नमाज पढ़ें। शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग, जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं, तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की, बहुसंख्यक की आस्था का विषय है। मुरादाबाद में होली के मद्देनजर जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है, जिसे लेकर वीडियो जारी किया गया। इमाम सैयद मासूम अली आजाद ने वीडियो जारी कर लोगों को जानकारी दी। जामा मस्जिद में दोपहर 2:30 बजे जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। हालांकि पहले 1 बजे नमाज अदा करने का फैसला लिया गया था। कोतवाली मुगलपुरा इलाके में जामा मस्जिद मौजूद है, तो पहले 1 बजे और हमारे जुमे के मुताबिक टाइम की कोई आगे बढ़ाया गया है। वजह इसकी है, रमज़ान शरीफ पर जुमा है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाजी होते हैं। हर मस्जिद भर जाती हैं,
लिहाजा इस वजह से टाइम बढ़ा गया है ताकि होली का जुलूस भी निकल जाए, हमारी नमाज भी हो जाए, आपस में कोई एक दूसरे का टकराव ना हो। और लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने होली की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा पूरे प्रदेश में चिकित्सा और अधिकारियों को जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखे जाएं, किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहें। कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि बलिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, उसके लिए जमीन हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी करते हुए हम लोग कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आगामी होली का पर्व आ रहा है, होली के पूरी तरह से पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अमन चैन के साथ साथ सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखें, कोई भी स्थिति से निपटने के तैयार रहें। छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहेंगी। लखनऊ में होली और जुमे की नमाज को लेकर इराक से फतवा भारत आया है। अयातुल्लाह सैयद सिस्तानी ने कहा है होली पर जुमे की नमाज के बजाय दोपहर 2 बजे के बाद खुतबे के साथ नमाज अदा करें। शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने बताया शिया समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक गुरु अयातुल्लाह सैयद सिस्तानी ने राय मांगी थी, उनसे राय मांगी गई थी। बता दें 14 मार्च को होली मनाई जाएगी, उसी दिन जुमे की नमाज भी पढ़ाई जानी है, जिसे लेकर विवाद जारी है। इस बात को कहा है कि जहां पर ऐसे मामलात हैं, रंग वगैरह खेला जाता है, वहां पर 2 बजे के बाद नमाज जुमा का क़याम किया जा सकता है। 2 बजे दिन में नमाज जुमा का क़याम किया जा सकता है। और जहाँ पर इस तरीके के मसाइल नहीं है, यानी रंग वगैरह नहीं हो रहा है और पॉसिबल हो, तो वहाँ पर वही अपनी टाइमिंग जो 12 बजे ज़वाल का वक्त है, उस वक्त नमाज जुमा मुनक्किद होगी। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। इसी बीच जाने माने फिल्म निर्माता मनोज मुंतशिर ने भी औरंगजेब की कब्र पर बड़ा बयान देते हुए सरकार से औरंगजेब की कब्र के ऊपर शौचालय बनवाने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने औरंगजेब की तारीफ करने वालों पर हमला बोला। उन्होंने कहा जो लोग कहने वाले हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, बड़ी विनम्रता से उनको बता दूं हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है और रहेगा। आज पूरे देश में एक आवाज उठ रही है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी महाराज नगर में बनी औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए। मैं इस मांग के खिलाफ हूं। औरंगजेब की कब्र नहीं हटनी चाहिए, कभी नहीं हटनी चाहिए। क्यों? जब हम हिंदू श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे थे तो शांतिप्रिय समाज के कुछ लोग हमें ज्ञान देते थे भगवान तो कण-कण में है, फिर श्री राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? इस जमीन पर कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई अनाथालय बनवा दो। मैं भी भारत सरकार से विनती करता हूं, औरंगजेब की कब्र हटाने की जरूरत क्या है, उसके ऊपर शौचालय बनवा दो। आखिर उस बदजात हिंदुओं के हत्यारे बादशाह की हड्डियां गलाने के लिए यूरिया और नमक तो हम सनातनी दान कर ही सकते हैं कि नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है, सनातन से ही भगवा आसमान था और है। शिवाजी और राणा को पिता कहते हैं हम अपना, हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। हर हर महादेव। आरएसएस के सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले ने देश के नाम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब इंडिया नहीं भारत कहना होगा और इसे ठीक करना पड़ेगा। होसबोले ने कहा कि अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का संविधान, अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का रिजर्व बैंक, ऐसा क्यों? सवाल उठना चाहिए। नाम भारत है तो भारत ही लिखना चाहिए, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए। इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया है क्या और एक क्या? और इस बयान को लेकर बीजेपी और एसपी की क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए।
में अपनत्व दिखता है, भारत में जो है सनातन दिखता है, भारतीयता दिखता है। तो भारत हम सबके भारत नाम लेने में हम लोग को गौरव का अनुभव होता है। तो भारत नाम रहे तो ये हर भारतीयों को इस पर गर्व होना चाहिए। कह के बोलते हैं, पहले अपने प्रधानमंत्री से पूछो कौन सी योजना का नाम हिंदी में शुरू किया है। मेक इन इंडिया, ये वाली अंग्रेजी वाली योजना, पूरे भारत को पता नहीं कौन कौन सा भारत बनाने वाली योजना, सब तो अंग्रेजी में नाम रखे हो। और वाराणसी में ग्रामीण इलाकों की महिलाएं इस बार इको फ्रेंडली गुलाल तैयार कर रखी हैं। ये महिलाएं चिरिये गांव ब्लॉक की हैं और होली के मौके पर इको फ्रेंडली गुलाल बना रही हैं। और इस बजट फ्रेंडली गुलाल को शुद्ध सब्जियों से तैयार किया गया है। 36 से ज्यादा अलग अलग स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस हर्बल गुलाल को तैयार कर रही हैं। ऑनलाइन भी इस गुलाल की डिमांड देखने को मिल रही है। पिछले होली में 50 किलो हर्बल गुलाल को तैयार किया गया था, जिसकी खूब बिक्री हुई थी। और इस बार 1 कुंटल गुलाल को तैयार किया जा रहा है। पालक से हम लोग हरे कलर को यूज कर बनाते हैं और चुकंदर से पिंक कलर को और हल्दी से पीले कलर को। जैसे चुकंदर का क्या हुआ, चुकंदर को हम लोग अच्छे सफाई करते हैं, उसको काटते हैं, फिर मिक्सर में पीसते हैं, उसके रस को निकालते हैं। फिर उस रस को निकालने के बाद उसमें अरारोट डालते हैं। अरारोट डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। जब अच्छे से मिक्स हो जाता है तो उसको अच्छे हल्के धूप में सुखवाते हैं। जब सूख जाता है तो फिर हम लोग उसको ग्राइंडर मशीन में पीसते हैं। पीसने के बाद उसका पाउडर बनाते हैं, उसको चालते हैं। और आगरा से खबर, होली को लेकर चलाए गए अभियान में 14 टन प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की गई। नगर निगम और राज्य कर विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। नुनिहाई में गोदाम से करीब 60 टन पॉलीथीन मिला है। गुजरात से आ रही गाड़ी में चेकिंग के दौरान जखीरा बरामद किया गया था। नगर निगम ने जब्त की प्रतिबंधित पॉलीथीन को नष्ट कर दिया है। और देहरादून से खबर, जहां होली से पहले प्रशासन अलर्ट है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नकली पनीर और मावे की खेप को पकड़ा है। 300 किलो नकली पनीर, 100 किलो नकली मावा पकड़ा गया। नकली मावा पनीर मसूरी भेजा जा रहा था। त्योहारी सीजन है, ये खबर आपको सावधान करने वाली है। तो बाजार से आप अगर बचें खरीदने से इन चीजों को तो बहुत अच्छा होगा। घर पर ही मावा और पनीर तैयार करें। और कुमाऊं में भी होली का रंग पूरे चरम पर है। खासकर पहाड़ी क्षेत्र में खड़ी और बैठ के होली की अनूठी परंपरा पूरे उत्साह के साथ निभाई जा रही है। बागेश्वर के कतियूरी गांव में भी होली की धूम देखने को मिल रही है। यहां पर होलियारों की टोली पारंपरिक ढोल दमाओं की थाप पर घर घर जाकर होली गीत गा रही है। कुमाऊनी होली रागों पर आधारित होती है। इसमें भगवान गणेश, शिव और कृष्ण के भजनों का समावेश किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में होली गायन के दौरान संस्कृति को सहेजने की भी कोशिश की जा रही है और बच्चों को अपनी परंपरा से जोड़ने के लिए हर साल उन्हें खड़ी होली में शामिल कराया जाता है, ताकि वो भी सांस्कृतिक धरोहर को समझें और आगे बढ़ाएं। और एक बार फिर से देखने को मिला है पीएम मोदी का भोजपुरी प्रेम। पीएम मोदी मॉरिशस के दौरे पर हैं, वहां पर उनका भोजपुरी अंदाज में जबरदस्त स्वागत किया गया है। और पीएम मोदी ने भी भोजपुरी भाषा में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, मॉरिशस में यादगार स्वागत भइल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी का भोजपुरी के लिए सम्मान और प्रेम एक बार फिर देखने को मिला है। गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी का मॉरिशस में भोजपुरी अंदाज में स्वागत किया गया। पीएम का स्वागत करने के लिए पारंपरिक गीत गावई गाया गया है। गीत गावई भोजपुरी संगीत समूह है
जो भारत के भोजपुरी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा मॉरिशस में लाई गई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भोजपुरी भाषा में पोस्ट करते हुए लिखा कि मॉरिशस में यादगार स्वागत भइल, मॉरिशस में भोजपुरी फलत फुलत बा, मॉरिशस में अबहियो भोजपुरी जीवंत बा, इस सराहनीय बा कि भोजपुरी फलत फुलत बा। पीएम मोदी मॉरिशस में पूरी तरह भोजपुरी रंग में रंगे दिखाई दिए। उन्होंने कहा, यहाँ की संस्कृति में भारतीयता किस तरह रची बसी है, उसकी पूरी झलक गीत गवई में देखने को मिली। हमारी भोजपुरी भाषा मॉरिशस में जिस तरह से फल फूल रही है, वह हर किसी को गौरवान्वित करने वाली है। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट के साथ एक वीडियो भी पोस्ट की है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे गीत गवई के जरिए भोजपुरी भाषा में महिला गीत गाकर पीएम मोदी का स्वागत कर रही हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सोमवार देर रात 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस के लिए रवाना हुए थे। वे 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। पीएम मोदी की यात्रा भारत मॉरिशस के अस्थायी संबंधों को मजबूत करने के लिए है। मॉरिशस में जिस तरह से भोजपुरी भाषा के प्रति प्रेम और सम्मान देखने को मिला, उससे एक बार फिर साफ हो गया कि जहां भी मौका मिलता है, पीएम मोदी भोजपुरी और बिहार की संस्कृति का प्रचार प्रसार करने से नहीं चूकते। भारत के माननीय प्रधानमंत्री मॉरिशस के धरती पर पहुंच गए बड़न। आई सवेरे हवाई अड्डा पर इनका स्वागत धूमधाम से भइल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनके साथ अनेक अतिथिगण उनका स्वागत कैलन। सेरेमोनियल वेलकम भइल। इसे समझ सकेले हम लोग कि भारत और मॉरिशस के रिश्ता कितना टूट बा, कितना सुंदर बा, कितना विशाल बा। अब पूरा मॉरिशस कह रहा है, जय बिहार, जय भोजपुरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पीएम मोदी जहां जाते हैं, बिहार को अपने साथ लिए चलते हैं। वो विदेशों में बिहार की बात करते हैं, भारत में बिहार की बात करते हैं, और जब बिहार आते हैं तो क्या ही कहना। देखिए। प्रणाम करता नहीं, हम बिहार के इन महान जनता का आदर पूर्वक प्रणाम करी छिए। मोदी के गारंटी मने गारंटी पूरा होके के गारंटी। ये है पीएम मोदी का बिहार प्रेम, ये है पीएम मोदी का बिहार की बोली से प्रेम। भारत के सम्मान बा बिहार। पीएम मोदी को जब भी मौका मिला, उन्होंने बिहारी जबान में जनता से संवाद किया, कभी भोजपुरी में, कभी मैथिली में, तो कभी मगही में। प्रधानमंत्री मोदी का ये अंदाज बिहारियों को दिल छू जाता है। भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। वो चुनावी रैलियों में अक्सर स्थानीय भाषा बोलने की कोशिश करते हैं। मगह में जाते हैं तो जबान से मगही बोली निकलने लगती है। मिथिलांचल में पीएम मैथिल बन जाते हैं और शाहाबाद में उनकी जबान पर भोजपुरी आ जाती है। पीएम मोदी बिहार की हर भाषा को सम्मान देने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश सिर्फ चुनावी रैलियों तक नहीं, संसद में भी जारी रहती है। बात बिहारी अस्मिता की हो या इतिहास की, पीएम जब बिहार का बखान करना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनका यहाँ से कोई पुराना और गहरा नाता रहा हो। नालंदा का अर्थ है न। ये पीएम मोदी का बिहार प्रेम ही है
जो अब बिहार को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए देश विदेश बिहार की संस्कृति को लेकर पहुंच रहे हैं और बिहारी अस्मिता का मान बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के बड़े बिल्डर्स में शुमार अंसल ग्रुप के दिवालिया होने के बाद उसकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। अंसल ग्रुप के खिलाफ 3 दिनों में 18 मुकदमे दर्ज हुए हैं। लखनऊ के थाना हजरतगंज में 4 और थाना सुशांत गोल्फ सिटी में 14 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि गाजियाबाद में भी एफआईआर दर्ज कराई गई। अंसल ग्रुप के प्रमुख सुशील अंसल, प्रणव अंसल और कंपनी के अन्य अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। ज्यादातर मामलों में आरोप है कि पैसे लेने के बावजूद प्लॉट नहीं दिए गए। नोएडा अथॉरिटी की ओर से भी लगभग 15 बिल्डरों की लिस्ट आर्थिक अपराध शाखा को भेजी गई है। ऐसे में बिल्डरों पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। होम बायर्स को धोखा, एक्शन में सीएम योगी। अंसल ग्रुप के मालिकों पर 20 से ज्यादा केस। लखनऊ, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद तक एक्शन। नोएडा में लगभग 15 बिल्डर्स पर 6000 करोड़ बकाया। अंसल ग्रुप के दिवालिया होने पर लखनऊ में 18 मुकदमे दर्ज हुए हैं। सुशील और प्रणव अंसल पर पैसे लेकर प्लॉट न देने का आरोप है। ईडी ने जांच फिर से शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा समेत कई शहरों में अंसल ग्रुप और बायर्स को धोखा देने वाले दूसरे बिल्डर्स पर शिकंजा कस रहा है। गौरतलब है कि 3 साल पहले ईडी ने भी अंसल ग्रुप के खिलाफ जांच शुरू की थी, लेकिन अचानक वो जांच ठप हो गई। अब अंसल पर दोबारा मुकदमे दर्ज होने के बाद ईडी ने पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू कर दी है। हजारों होम बायर्स के करोड़ों रुपए लूट खुद को दिवालिया घोषित करने वाले अंसल ग्रुप के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब ताबड़तोड़ एफआईआर शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अंसल एपीआई के उसी सेल्स मार्केटिंग ऑफिस में खड़ा हूं, जिसके जरिए जो हजारों होम बायर्स हैं उनको राजधानी लखनऊ में फ्लैट बेचे गए, प्लॉट बेचे गए, लेकिन उनको उन पर कब्जा नहीं दिया गया और अब अंसल ग्रुप ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है, जिसके बाद लगातार होम बायर्स द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए तत्काल अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर कराने का निर्देश दिया था। नोएडा में बिल्डरों पर लगभग 6000 करोड़ का बकाया है। नोएडा अथॉरिटी की ओर से ईओडब्ल्यू को कार्रवाई के लिए लिस्ट भेजी गई है। नोएडा में कई बिल्डरों पर हजारों करोड़ की रकम बकाया है। नोएडा अथॉरिटी में लगभग 15 बिल्डरों पर बकाया 5859 करोड़। आम्रपाली और यूनिटेक के मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन। सनशाइन सेक्टर 78 103 करोड़ बकाया। अंतरिक्ष डेवलपर सेक्टर 78 279 करोड़ बकाया। सिक्का बिल्डर सेक्टर 143 बी 272 करोड़ बकाया। सेक्टर 75 एम्स गार्डेनिया गैलरी का 1902 करोड़ बकाया। गार्डेनिया एम्स डेवलपर का 774 करोड़ बकाया। किंडल ग्रुप सेक्टर 143 का 358 करोड़ बकाया। दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ी चुनौती बायर्स के सामने यही है कि उनके फ्लैट का मालिकाना हक नहीं मिलता है। हालांकि जब इस बारे में पड़ताल नोएडा अथॉरिटी से की गई तो ऐसे 13 बिल्डर की सूची मिली है जिनके ऊपर या तो नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई की है या उनका बकाया बहुत है। आपको बता दें 6 ऐसे बिल्डर हैं जिन पर 3800 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। साथ ही 2000 करोड़ से ज्यादा का बकाया ऐसे बिल्डरों पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई की गई है नोएडा अथॉरिटी द्वारा। शुभकामना बिल्डर सेक्टर 137 का 208 करोड़ बकाया। टुडे होम्स सेक्टर 135 बकाया 218 करोड़। लॉजिक सिटी सेक्टर 143 बकाया 775.71 करोड़। एसोटेक बिल्डर सेक्टर 78 का 267 करोड़ बकाया। एसोटेक बिल्डर सेक्टर 44 बकाया 190 करोड़। जीसीएस प्रोकॉन सेक्टर 143 बी
बकाया 91 करोड़। IVRCL अवाड़ी सेक्टर 118 बकाया 422 करोड़। 6 बिल्डर्स ऐसे जिनके खिलाफ हम लोगों ने ये लेवल को लिखा, उनको ऑलमोस्ट ड्यूज 300-400 करोड़ के आसपास है। 25% जमा करने के बाद हम लोग तुरंत उसका होम बायर्स का रजिस्ट्री शुरू कर दिया। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, तो पर्सनली हम लोग अथॉरिटी की तरफ से जाकर वहाँ पर बड़ा जहाँ पर सोसाइटी है वहाँ पर स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को बुलाकर रजिस्ट्री का काम भी शुरू कर दिया गया है। एंड बाकी जो NCLT केसेस है सुप्रीम कोर्ट में, जो बाकी जो केसेस है हम लोग परस्यू कर ही रहे। उन लोगों को ड्यूज भी पेंडिंग है, जैसे ड्यूज जमा हो जाते हैं और कोर्ट का डायरेक्शन जो भी मिलते हैं उसके अनुसार वहाँ होम बायर्स का रजिस्ट्रेशन भी काम आगे बढ़ेगा। लखनऊ पुलिस ने सितंबर 2019 में प्रणव अंसल को नई दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक तब ईडी के निशाने पर एक पूर्व IAS अधिकारी और अंसल ग्रुप के तत्कालीन MD थे। दोनों को ईडी ने पूछताछ का नोटिस भी भेजा था। अंसल ग्रुप में 150 करोड़ रुपए निवेश करने वाला एक NRI भी ईडी के रडार पर आया था। आगरा में भी अंसल ग्रुप पर शिकंजा कसा है। गाजियाबाद में अंसल ग्रुप पर बायर्स से रकम लेने के बावजूद कब्जा नहीं देने का आरोप है, जिसके बाद FIR दर्ज कराई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि किसी भी होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने सीधे कहा था कि अंसल ग्रुप पाताल में भी छिपा होगा तो उसे ढूंढ कर निकालेंगे। मुख्यमंत्री के बयान के बाद से ही लखनऊ समेत कई जिलों में अंसल ग्रुप के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये अंसल तो आप ही की उपज थी, आप ही के समय में उसको उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बिल्डर्स की धोखाधड़ी में बायर्स के फंसने का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन योगी सरकार सख्त एक्शन की तैयारी कर चुकी है। लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद में FIR दर्ज होने के बाद टीमें जांच में जुट गई है। ऐसे में अब ईडी की जांच भी शुरू होने जा रही है। बहरहाल बायर्स को अंसल ग्रुप ही नहीं, उन बिल्डर्स पर भी कार्रवाई का इंतजार है जो भोले भाले लोगों को ठगने के बाद चैन की बंसी बजा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।